आइए हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। नाम लीजिएगा, ऑक्सीकरण बोले, उपचयन, अपचायक, अपकारक या ऑक्सीडेशन। इधर हो जाएगा अपकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ इसमें होता है ऑक्सीजन जुटता। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है जैसे में क्या होता है ना कि जिसका संख्या ज़्यादा रहे उसका नाम हम लोग देते हैं। जैसे में हमें एक तरह से लेते हैं, आप यहाँ जात पात नहीं लीजिए। जैसे में हो जाता है कहीं कहीं देखिए यादव टोला, इसका कहने का मतलब यादव की संख्या ज़्यादा है, तो ऑक्सीकरण संख्या, इसका कहने का मतलब ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, तो इधर क्या हो जाता है ऑक्सीजन जुटता और इधर ऑक्सीजन घटता। यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा घटता, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन जुटता। और जहाँ हाइड्रोजन जुटेगा उधर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। जहाँ हाइड्रोजन जुटता उधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा और जहाँ हाइड्रोजन घटता उधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इधर देखिएगा हाइड्रोजन घटता यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता और इधर हाइड्रोजन जुटता यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता। तो आपसे इतना प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि धातु और अधातु के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया था अधातु के बारे में, उससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था धातु के बारे में। तो आइए हम आपको एक बार रिकैप कर देते हैं धातु और अधातु के बारे में कि हम लोग इसको पहचान कैसे करेंगे। तो हम आपको बताए थे कि धातु के अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 और 3 रहेगा तो उसको बोलेंगे धातु। और अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 तो इसको बोलेंगे अधातु। और उपधातु किसको बोलेंगे, जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, 4 रहेगा। या आपको हम बताए थे कि धातु यानी मेटल, मा यानी मेटल, तो जिसके लास्ट में मा लगा रहेगा उसको हम लोग धातु बोलेंगे। ऐसे अगर आप बोलिएगा सोना, तो सोना आपको मालूम है कि धातु है। चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपको मालूम है कि ये सब क्या है, धातु है। तो बाकी जिसके लास्ट में मा लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या है, धातु है। तो आपको क्या करना है कि देखना है कि जिसके लास्ट में मा लगा रहेगा अधिकतर ये सब क्या रहता है, धातु रहता है। तो आपको मैं और आपको ये भी बताए थे कि जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। और ये क्या बनाता है, धनायन बनाता है। और जो अधातु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है और ये क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। और धातु में बताए थे कि एकमात्र धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा बताए थे धातु छोटा और पारा भी छोटा। तो छोटा वाला छोटा के साथ बताए थे कि धातु क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। और अधातु में बताया था आपको कि एकमात्र जो अधातु है कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। तो देखिए ब्रोमीन और अधातु, तो अधातु से ब्रोमीन यानी बड़ा वाला को बड़ा के साथ बताए थे और छोटा वाला को छोटा के साथ बताए थे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हो तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा पॉइंट पे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ इसका आपको PDF मिल जाएगा और आप वहाँ से आपको क्यूज करने के लिए भी मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वहाँ आपको दिया जाता है। तब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं सीधा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म बारे में। धातु के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाते भी नहीं है और नहीं पढ़ाने के हमको मन करता है, क्योंकि नहीं आपके पास टाइम है पढ़ने का और नहीं तो मेरे पास टाइम है पढ़ाने का। तो ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करता, आपको जो भी दिया जाता है सीधा कंटेंट दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले आता है धात्मिक चमक। सबसे पहले ना ये धात्मिक चमक एक भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म यानी धात्मिक चमक, इसका कहने का मतलब हो गया जो धात्मिक चमक है इसको हम लोग देख सकते हैं। भौतिक गुणधर्म हो गया जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब होता है भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म जिसको हम लोग मतलब छू छा नहीं कर सकते हैं। तो धात्मिक चमक, तो धात्मिक चमक कहने का मतलब होता है धातु की जो सतह होता है
उस पे एक विशेष प्रकार के चमक होता है। आप अगर देखिएगा जो धातु के जो सतह होता है उस पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार के चमक होता है, उसी को हम बोलते हैं धात्मिक चमक। तो जो धातु पर होता है एक विशेष प्रकार के चमक होता है। ये मान लीजिए कि धातु की सतह हो गया, तो जो सतह होता है तो उस पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार के चमक होता है, इसी को बोलते हैं धात्मिक चमक। तो आपको अगर इसका देना पड़ेगा डिफिनेशन तब दीजिएगा, आगे इसका डिफिनेशन भी लगा हुआ कि धातु की सतह पर चमकदार होती है, यानी चमक होती है, एक विशेष प्रकार के चमक होता है, और इसी को धातु के इस गुणधर्म को धात्मिक चमक कहते हैं। तो ये हो गया भौतिक गुणधर्म। अगला है कठोर। तो कठोर का मतलब आप क्या समझते हैं? कठोर, तो कठोर कहने का मतलब हो गया कि धातु से बनता कठोर होती है। इसका कहने का मतलब जैसे मैं मान लीजिए कि हथौड़ा लेने के बाद जैसे ही मारो वैसे ही चूर नहीं हो गया, मतलब कठोर कहने का मतलब टूटेगा नहीं जल्दी, तो उसी को हम लोग क्या है कठोर। तो धातु में क्या होता है, कठोरता होता है, जल्दी क्या होगा, भंगुर मतलब नहीं होता है, चूर चूर जल्दी नहीं होगा, यानी कठोर होता है। अगला पॉइंट है आघात वर्धीयता। आघात वर्धीयता लिखा हुआ, आघात वर्धीयता ऐसे नहीं होगा, जो यहाँ पे आघात वर्धीयता होगा, आघात वर्धीयता, आघात वर्धीयता तो आघात वर्धीयता कहने का मतलब, आघात वर्धनीय का मतलब क्या समझते हैं? इसका कहने का मतलब है कि जो धातु में आघात वर्धनीय प्रकार के गुण पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज मिलाते हैं। दो गुण रहते हैं जिसके कारण हम लोग धातु की यूज मिलाते हैं, एक तन्यता, एक आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहने का मतलब हो गया कि उसको हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा, और जब फैलेगा तो क्या होगा, चादर बनेगा। तो धातु के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता बोलिए या आघात वर्धनीयता, हम लोग कहते हैं धातु के इस गुण को। किस गुण को? धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है। अगर धातु को पीटकर चादर बनाया जा सकता है तो धातु को इस गुणधर्म को क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी उसको पीटेंगे तो क्या होगा, फैलेगा। और किसके कारण से फैलता है? क्योंकि धातु में जो घनत्व होता है धातु का अधिक होता है, जिसके कारण से फैलेगा। और फैलने का इस गुण को, यानी चादर बनाने का इस गुण को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और जो सोना और जो चांदी है सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन है? सोना और चांदी। सबसे अधिक हो जाएगा, सोना बोले तो Au और चांदी बोले तो Ag। सोना सबसे आघात वर्धनीय, चांदी से भी ज़्यादा। तो आपसे पूछे सबसे आघात वर्धनीय कौन सा, सोना और चांदी। अगर सोना ऑप्शन में रहेगा तो सोना मारेगा, उसके बाद सेकंड चांदी। लेकिन अगर प्लेटिनम ऑप्शन में भी देता है, अगर प्लेटिनम देता तो प्लेटिनम सबसे ज़्यादा है, सोना से भी ज़्यादा है, लेकिन आपको ये ऑप्शन में देगा नहीं। एग्जाम में, बड़ा बड़ा एग्जाम में आपको मिलेगा ये ऑप्शन टी यानी प्लेटिनम। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन जनरली आपको जो मिलनी ध्यान में रखना आपको Ai और Ag यानी सोना और चांदी। अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है तन्यता। तन्यता गुण के कारण हम लोग तार बना सकते हैं। जो तन्यता गुण होता है धातु में, इसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, तार को बना सकते हैं। तन्यता कहने का मतलब तानेंगे तो क्या होगा, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तन्यता यही है, यानी धातु जो पतले तार के रूप में खींचने, तो जो धातु के इस जो गुण होता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता। जो धातु को हम जब तीरते पतले तार के रूप में खींचते हैं, तो जो धातु में यह गुण जो पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं तन्यता। तो लिखेंगे कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और इसमें जो सोना है, सोना सबसे अधिक, सोना में सबसे अधिक तन्यता पाया जाता है। जो सोना है, सोना के 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप इसको याद रखें, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। कौन हो जाएगा, सोना सबसे अधिक। कितना किलोमीटर खींचाता है, 1 ग्राम में 2 किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बहुत बारीकी से ध्यान में रखिएगा। ध्वनिक यानी सोनोरस। तो ध्वनिक क्या होता है,
तो आप देखिएगा कि जो धातु मतलब धातु में एक विशेष प्रकार के चमक होता है। चमक कहने का मतलब आवाज। अब उसको जब टकराएगा तो क्या होगा, उससे आवाज निकलता है एक विशेष प्रकार के। जिसमें आप देखिएगा कि भी आप सरकारी स्कूल में पढ़ते तो बेल लगता है, बेल यानी घंटी जो बजता था तो क्या होता है, धातु का होता है। देखिएगा उसको पीटने से क्या होता है, आवाज निकलता है, यानी जो बेल लगता है वो धातु का रहता है, तो उसको पीटने से क्या होता है, आवाज निकलता है। तो वो जो आवाज निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनिक यानी सोनोरस। तो जो धातु में एक विशेष प्रकार के टकराने के बाद आवाज जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस यानी ध्वनिक। तो आप इसको याद रखिएगा कि सोनोरस क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो सोनोरस किसको बोलेंगे, जो कठोर सतह से जो ध्वनि के जो उत्पन्न होता है, धातु की कठोर सतह से जो आवाज उत्पन्न होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सोनो यानी ध्वनिक रस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और धातु जो होता है ऊष्मा के कुचालक तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। देखिए धातु जो होता है ऊष्मा के कुचालक है तथा इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन आपको याद रखना है धातु जो ऊष्मा के कुचालक नहीं है, जो धातु हो जाएगा आपको शायद अभी कुचालक बोले, लेकिन धातु जो है ऊष्मा के सुचालक है। तो धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। गलनांक करने का मतलब जल्दी गलेगा नहीं, यानी बहुत अधिक होता है। आपको याद रखना सबसे अच्छा ऊष्मा के चालक कौन सा, तो सिल्वर और क्या हो जाएगा, सिल्वर और कॉपर, एजी एंड सीयू क्या हो जाएगा सबसे, यहां सीयू लिखिएगा, सीयू बोले तो कॉपर, सीयू बोले तो कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक, ऊष्मा के सबसे अधिक चालक, ऊष्मा के सबसे अधिक चालक तो कौन है, सिल्वर और कॉपर। तो जो धातु होता है ऊष्मा के सुचालक होता है तथा इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। अब जो नोट पॉइंट में आपको याद रखना है, एक जो इसको नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, तो मिल एनोडीकरण एग्जाम में पूछ लेते कि एनोडीकरण क्या, जैसे आप गैल्वेनाइजेशन सुनेंगे तो ये क्या होता है, जिंक परत चढ़ाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जब जिंक हो गया धातु लोहा पे, जब हम गैल्वेनाइजेशन बचाने के लिए जो लगता है जंग उसको चढ़ाते हैं हम लोग जिंक के परत, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन करण। तो उसी तरह से एनोडीकरण, तो एनोडीकरण कहने का मतलब हो गया एल्युमिनियम पर जब ऑक्साइड की जो परत बनता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। तो आपको याद रखें एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड यहाँ इस तरह से होगा, ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया है यानी प्रक्रिया है। तो एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड के जो परत बनता है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। जिस तरह से हम लोग लोहा पे या जो जिंक के परत चढ़ाते हैं उसको बोलते थे गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया, तो उसी तरह से एनोडीकरण एक कोई अलग नहीं है। तो आप इसको याद रखना। अगला पॉइंट है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म कहने का मतलब है कि अभिक्रिया करेगा। तो आपको यहाँ याद रखना धातु जब ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, ऑक्साइड में ऊपर लगेगा, ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा धातु, तो धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, तो धातु जब ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है धातु ऑक्साइड बनाएगा। इसमें याद क्या रखना है, जब धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर ही रहा है तो धातु ऑक्साइड बनेगा। तो अगर एग्जाम्पल मिलेंगे तो Cu यानी कॉपर H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसको अगर संतुलित कर दीजिएगा तो दोनों तरफ से 2 से लगा दीजिएगा। अगर लेंगे एल्युमिनियम जब ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम जब ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, इसको जब संतुलित करिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये आपका संतुलित हो, संतुलित करने के लिए आपको बता दिए थे, तो आप इसको कर, आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि Al2O3 क्या है, वह धर्मी ऑक्साइड है। हम आपको बताए थे कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि वह धर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा वह धर्मी ऑक्साइड है या नहीं है, प्रश्न पूछ लेता। तो आपको 3 से 4 को बताया था, आपको उतना याद रखना था। Al2O3, ZnO, PbO2 और H2O2 ये सब क्या है, वह धर्मी ऑक्साइड है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जब धातु जल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। धातु जब जल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो जब धातु जल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये भी बता दिया कि निम्नलिखित अभिक्रिया से निकलने वाला गैस, इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया। क्योंकि अभिक्रिया जब आप याद करिएगा तो 300 प्लस आपको याद करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। तो आप वहाँ वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बताया गया। तो धातु जब जल से विक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जब धातु जल से विक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको जनरली याद रखिए कि जब धातु जल से विक्रिया करता है तो क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और साथ में ऊष्मा, जैसे में अभिक्रिया लेंगे तो K2 नहीं, के बोले तो पोटेशियम जल से विक्रिया करेगा तो H2O। जब पोटेशियम जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, H2O यानी जल। इसको संतुलित करिएगा तो 2 से यहाँ और 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो आपका हो गया संतुलित। तो जब पोटेशियम हो जाएगा जल से विक्रिया करेगा तो आपको बता, धातु जब जल से विक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलेगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। या आप सोडियम भी ले सकते हैं। तो सोडियम अभिक्रिया करेगा जल से, तो जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, H2 बोले तो जल। तो 2 से इसको यहाँ करिएगा तो 2 से यहाँ सोडियम 2 हो गया, तो इधर भी 2, तो इसको यहाँ मिलाना पड़ेगा 2, तो 2 से इसको कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा संतुलित। तो जब सोडियम जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आपको अभिक्रिया याद रखना है कि जब धातु जल से विक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जब धातु ऑक्साइड से विक्रिया, धातु ऑक्साइड, ये तो आपको सिंपल है। ए इंपॉर्टेंट है और ए वाला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोनों का विक्रिया। ये तो याद ही नहीं रखना कि धातु ऑक्साइड से विक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन दो आपको याद रखना कि जब धातु अम्ल से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब धातु जल से विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इतना आपको याद रखना है कि जब धातु अम्ल से विक्रिया करता है तो लवण, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और आपको जो भी यहाँ देखिए बताया गया कि इसमें हम आपको बोले कि कुछ प्रमुख गुण तत्वों के, तो लिख रहा है आघात वर्धनीय में बता आपको कि कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के स्थान पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो यहाँ लिख रहा है कि जो कुछ ठोस जो पदार्थ होते हैं उसको हम जब पीटते हैं तो टूट करना क्या होता है, पतले चादर के रूप में फैल जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ आघात वर्धनीय होते हैं। एग्जाम्पल में सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन सा होता है, सोना, उसके बाद चांदी, और सबसे तन्यता किस्म होता है सोना। लिख रहा है कि एयू गोल्ड सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, उसके बाद एजी सिल्वर होती है। अगला तन्यता डक्टिलिटी। कुछ पदार्थों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे तार बनाए जा सकते हैं, पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, तन्यता गुण, मतलब त्यान कर या तीर कर हमको लिख सकते हैं उसको। आपको पता है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, खींच कर तार के रूप में बना सकते हैं। तो ऐसे जो क्षमता पाया जाता है पदार्थों में तो इसको हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। तो लिख रहा पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला पॉइंट पे चलिएगा। अगला पॉइंट है कि सबसे अधिक तन्य पीटी की होती है। पीटी बोले तो प्लेटिनम की होती है, उसके बाद एयू, उसके बाद एजी की होती है। तो अभी आपको बताया आघात वर्धनीय और तन्यता सबसे अधिक एल्युमिनियम को होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में एयू और एल्युमिनियम साथ में दोनों तो एल्युमिनियम को लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं है तो एल्युमिनियम को मारेंगे, लेकिन अगर दोनों है तो प्लेटिनम को सबसे पहले आपको मारना। तो सबसे ज़्यादा जो होता है तन्यता और आघात वर्धनीय प्लेटिनम को होता है, लेकिन प्लेटिनम आपको ऑप्शन में बहुत कम ही देखने को मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सोना और उसके बाद चांदी। तो सबसे अधिक लेकिन किसका होता है, आइए हम आपको इसको बनाते हैं। सबसे अगर पूछेगा तो प्लेटिनम,
अगर ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं रहेगा तो सोना को मारेगा, अगर ऑप्शन में है प्लेटिनम तो प्लेटिनम को। आपको याद रखना कि आघातवर्धनीय और तन्यता सबसे अधिक प्लेटिनम को, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी। और इसी कारण से प्लेटिनम सोना से भी महंगा मिलता है। जी हाँ, सोना से भी महंगा मिलता है प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि इसमें तन्यता, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है और सबसे अधिक है, सोना से भी अधिक है, इसलिए सोना से भी ज़्यादा महंगा है। लेकिन इसका डिमांड कम, अगर इसको अगर आप बाय कर दीजिएगा अपने तो क्या हो, नहीं लेगी। क्योंकि जो इसका जो कलर है ना, सोना का जो कलर सुनहला है, इसके कारण इसका जो मांग है ज़्यादा है। लेकिन जो पीटी है, ये हो जाएगा प्लेटिनम, उससे भी महंगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तन्यता और आघातवर्धनीयता प्लेटिनम का सबसे अधिक होता है, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी। तो जब आप प्रश्न सोल्व करिएगा तो आपको ऑप्शन के अनुसार होता है आंसर। अगर ऑप्शन में प्लेटिनम है तो प्लेटिनम मारेंगे, नहीं है तो सोना लगाएंगे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है सुघट्य, प्लास्टिसिटी। सुघट्य, प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी कहने का मतलब लचीलापन। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते, लचीलापन कहलाता है। लिख रहा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते, लचीलापन कहलाता है। अगला भंगुरता, भंगुरता ब्राइटनेस। लिख रहा, ब्राइटनेस, कुछ ठोस पदार्थ हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। भंगुरता का मतलब, भंगुरता मैंने चूर्ण चूर्ण हो जाता है। जैसे ही आप उसको हथौड़ा से पीटिएगा क्या होगा? चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। तो जो एक गुण जो पाया जाता है इसी को हम बोलते हैं भंगुरता, ब्राइटनेस। तो आप इसको याद रखिए। अगला है कठोरता। तो अभी आपको होता है कि जिसे चाकू से काटा या खुरचा न जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कठोरता है। तो कठोरता की माप मोह स्केल द्वारा की जाती है। तो आप ये प्रश्न पूछेगा, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कठोरता हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो मोह स्केल के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है और मोह स्केल पर इसकी कठोरता 10 है। तो आपसे भी प्रश्न पूछता, सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। लेकिन अगर सबसे अधिक कठोर पूछेगा धातु तो प्लेटिनम। आप इसको दोनों को याद रखिएगा। चलिए आपको हम कुछ नोट पॉइंट अलग से बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लेता कि जो बिजली, आप देखेंगे जो बिजली के जो हम लोग तार रहता है उस पर किसका परत चढ़ा हुआ रहता है? ऊपर आप देखते हैं कि कलर जो परत चढ़ा होता है वह किसका परत चढ़ा होता है? तो पीवीसी, जो बिजली के तार, बिजली की तार, बिजली के तार पर किसका होता है? पीवीसी। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको आप याद रखिएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का परत चढ़ा रहता, पीवीसी का परत, या अथवा ऑप्शन में देकर नहीं देगा, अथवा रबड़। तो आप दोनों को नोट रखिए। जो परत चढ़ा रहता है, जो बिजली के जो तार होते हैं उस पर किसका परत चढ़ा रहता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म ही पूछ लेता, या रबड़ का यानी अथवा रबड़ का। अगला पॉइंट लिखिएगा, गैलियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैलियम, 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 गैलियम और आपको याद रखना है सीजियम। तो गैलियम और सीजियम है जो इसका गलनांक होता है बहुत कम होता है। गलनांक जो होता है इसका जो बहुत कम होता है गैलियम और सीजियम का, जिसके कारण ये क्या होता है? हथेली समय तो जो हाथ होता है, हाथ के जो ऊपर वाला यहाँ हिस्सा रहता है जहाँ से मुड़ता है हाथ, तो हथेली पे रखने पर आपसे पूछेगा वैसा कौन सा धातु है, यानी वैसा कौन सा धातु है जिसको हथेली पर रखने पर भी पिघल जाता है? जिसको हथेली पर रखने पर पिघल जाता है तो कौन सा धातु है? गैलियम और
सीजियम। गैलियम और सीजियम आपसे पूछेगा वैसा कौन सा धातु है जिसको हथेली पर रखने पे पिघल जाता है, तो गैलियम और सीजियम, यानी हथेली पर रखने पर भी ये पिघल जाता है, मतलब बहुत कम गलनांक होता है, हथेली पे पिघल जाता, हथेली पे पिघल जाता। लिख लीजिए कि जिसको हथेली पर रखने पे क्या होता है, पिघल जाता, तो वो कौन सा है, गैलियम और सीजियम, हथेली पर पिघलता, हथेली पर पिघलता। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बोले तो के, पोटेशियम बोले तो चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से किसको किसको काटते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से कटता, चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ऐसा पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाता है, चाकू से काटा जा सकता। अगला पॉइंट, चाकू से काटा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। किसको किसको, तो लिथियम और सोडियम पोटेशियम। आपसे पूछ देगा किस कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की कोई भी ऑप्शन एगो देगा तीनों में से। अगला जो पॉइंट है, सबसे कठोर पदार्थ, तो अभी हम आपको बताया कि सबसे जो कठोर पदार्थ है हीरा है, तो सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा, तो हीरा अगर कठोर है तो उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तो सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक किसका होता है, हीरा का। क्वथनांक कहने का मतलब है पानी जो खोलता है कितना डिग्री पे खोलेगा, तो हीरा जल्दी खोलेगा नहीं और जल्दी नहीं गलेगा, तो यही होता है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब जल्दी नहीं गलता तो यानी उच्च होता, और क्वथनांक का मतलब जल्दी नहीं खोलता तो यानी क्वथनांक भी उच्च होता। तो गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता। तो आप लिख लीजिए इसको कि गलनांक, 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 गलनांक और क्वथनांक क्या होता, उच्च होता। गलनांक और क्वथनांक क्या होता, उच्च होता। गलनांक और क्वथनांक उच्च होता, उच्च। तो लिख लीजिए इसको कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होता। तो किसका होता, हीरा का। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। इसको आप लिख लिए। एक जो नोट पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लिखिए, पीबी सीयू यानी कॉपर, एजी बोले तो सोना, और एई बोले तो एजी बोले तो चांदी, और एयू बोले तो सोना। तो ये सब ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते ना, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं। तो वाष्प के साथ मतलब किसी के साथ अभिक्रिया करना है, मतलब जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो धातु है, धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जल के यहाँ पर लिख लीजिए, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कौन, तो ये ऐसे धातु हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पीबी बोले तो लेड यानी सीसा, सीयू बोले तो यानी कॉपर, एजी बोले तो चांदी, और एयू बोले तो सोना। तो ये सब ऐसे धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आज जो हम आपको पढ़ाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज पढ़ाया गया। तो चलिए हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर आपसे पूछता है कि वैसा कौन सा धातु है जिसको हथेली पे रखने पे गल जाता है, तो
गैलियम और सीजियम। वैसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। अगर आपसे पूछे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा। वैसा कौन सा धातु है जो जल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता? तो कौन कौन सा हो जाएगा? लेड यानी पीबी बोले तो सीसा, सीयू बोले तो कॉपर, एजी बोले तो चांदी और एयू बोले तो सोना। ये सब जल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। सबसे तन्य धातु कौन सा हो जाएगा? तो सोना। अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम को ऑप्शन में मारेंगे, अगर नहीं है तो सोना, उसके बाद चांदी। और आघात वर्णीय भी इन्हीं सब का सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है? प्लेटिनम का, उसके बाद सोना, उसके बाद चांदी। तो आप इसको याद रखें कि सबसे अधिक आघात वर्णीय। और 1 ग्राम सोना में कितना दूर तक हम तार बना सकते हैं? कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा और आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और चैनल से बने रहना चाहते हैं तो चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पूछ जाए, मतलब टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन पूछ जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगले वीडियो में जो आने वाला वीडियो उसको में जानेंगे इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको जो छूट गया, जैसे आपसे पूछ देता है स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु रहता है, तो ये सब सारा जो प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। और जो भी कुछ पॉइंट आपको धातु छूट गया नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है हम लोग आंसर, प्रश्न और क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।